हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने सीरीज चलाई है बूस्टर सीरीज, जिसका जो है मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके भी वहां से वो चीज पढ़ सकते हैं। अब जहां तक रही मैंने अभी तक कितनी क्वेश्चंस किए हैं। मैंने अभी तक जो है लगभग 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं, 80 क्वेश्चन। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। फिलहाल अभी तक मैं से पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जिनको मेरे बारे में नॉलेज नहीं है, मेरा नाम आरती पांडे है। मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने बैचलर मास कम्युनिकेशन से किया है, मास्टर्स भी मैंने मास कॉम से किया है। और मुझे मीडिया में लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने एंकर, रिपोर्टर और कंटेंट राइटिंग में काम कराया है। अगर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे लगभग 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैंने वर्कशॉप्स भी अटेंड की है जिसमें रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह किस तरीके से बनाया जाता है वो इसके ऊपर भी मैंने सर्टिफिकेट्स भी अपने पास लिए हुए हैं। और मैंने जो है अपना अभी रिसेंट में ही एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो यूजीसी नेट 2025 में नेट क्वालिफाइड किया है अपना एज अटेम्प्ट में। सो अब बिना इधर उधर की बात करें, फटाफट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, जिसमें लिखा है रिव्यू एक्साइटिंग रिसर्च, डेवलपमेंट hypothesis, determine appropriate methodology, analyze and interpret the result, collect relevant data। अब आपको क्या लगता है इसमें आंसर क्या सही होगा? बिल्कुल सही। देखो, इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। लेकिन है कैसे सही, अभी वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किस किस ने अभी तक जैसे अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने रिसर्च एप्टीट्यूड तो पढ़ा ही होगा। अब उसमें क्या होता है ना, सीक्वेंस लगाना सिखाया जाता है कि सीक्वेंस की कौन सा कब क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले जब हम अपना रिसर्च प्रपोजल भी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टॉपिक डिसाइड करते हैं। तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए हमें 2-3 कीवर्ड्स पता होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है टॉपिक डिसाइड करने में हमें मदद मिलती है। हम क्या करते हैं, जो है रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अलग अलग गूगल स्कॉलर जैसे वेबसाइट्स हो गई, उनमें जाके अपना डाटा जो है सर्च करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन तो ये आ गया। दूसरा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस कैसे बनाते हो? आप ये देखते हो कि आपने जो रिसर्च करनी है, अभी तक जो रिसर्च हुई है, आप क्या करने वाले हो अपनी रिसर्च में, आप वो देखते हो। ठीक है, तो वो हो गया हाइपोथेसिस। फिर क्या होता है, फिर आप अपनी एक मैथडोलॉजी क्रिएट करते हो। लाइक आप ये डिटरमाइन करते हो कि आप ये मेथड जो है वो यूज करने वाले हो अपनी रिसर्च के अंदर। और इस मेथड को अप्लाई करके आप अपनी रिसर्च में, लाइक आपने सोचा है कि आप इंटरव्यू कराओगे, क्वेश्चनार कराओगे, इस तरीके से रहता है। फिर आप अपना डाटा को कलेक्ट करते हो। ई वाला ऑप्शन क्या है, डाटा को आप कलेक्ट करते हो। आप देखते हो कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो कैसा रहेगा, मतलब क्या रहेगा। फिर लास्ट में आप एनालाइज करते हो। आप देखते हो कि आपने जो डाटा लिया था वो जैसा आपने सोचा था वही आउटकम आया है कि नहीं आया है, वो देखते हो। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ए, बी, सी, ई और डी। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सो नाउ वी कम फ्रॉम 82 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले 82 नंबर के क्वेश्चन में आने से पहले सबसे पहले देखो, लिखा है अनार्चिस्ट सिनेमा। अनार्चिस्ट सिनेमा क्या होता है? अनार्चिस्ट सिनेमा को जोड़ा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्यों? ये एक एंटी अथॉरिटेरियन एलिमेंट है। क्यों है? क्या होता है एंटी अथॉरिटेरियन एलिमेंट? अब देखिए, हमने अथॉरिटेरियन, लिबर्टेरियन ये थ्योरीज पढ़ी है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, सोशल कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी, तो ये सारी जितनी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, उन्हीं से ये निकली है कार्निस्ट सिनेमा। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो भी स्कीम चलती हैं या जो भी फिल्म्स आती हैं निकल के, वो दिखाई जाती हैं गवर्नमेंट के अंडर में, दिखाई जाती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाई जाती हैं। तो वो जो है इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फिर एक है चॉप्स्की।
चॉप्स की, नाम से पता लग रहा है, नाम से लग रहा है लाइक कि जैसे कि कोई चॉपस्टिक होता है ना, चॉपस्टिक, उस तरीके की है ना। जैसे हम चॉपस्टिक, खाने में चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइप की लग रही है। अब देखो क्या होता है, वहीं से, जैसे हम चॉपस्टिक जो है चाइनीज वाले लोग यूज करते हैं, तो ये हांगकांग से ही ये वर्ड निकल के आया है, चॉप्स की। अब चॉप्स की क्या वर्ड है, ये जो वर्ड है वो हमारा रिलेट करता है ऑप्शन नंबर 1 से, यानी कि मार्शल आर्ट एक्शन से। फिल्म मेकिंग वायलेंट मार्शल एक्शन, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि जो भी फिल्म्स वगैरह दिखाई जाएंगी वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड होंगी, जैसे कि आपके जैकी चैन हो गए, ब्रूसली हो गई, इस तरीके की जो धाड़ धाड़ धकड़ वाली मूवीज होती है ना, उस तरीके की मूवीज में ये दिखाया जाता है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी का 1 हो गया। अब आता है सिनेमा वर्टे। सिनेमा वर्टे क्या होता है, सिनेमा वर्टे मतलब हो गया ट्रुथनेस, यानी कि ट्रुथ वाला सिनेमा। ये देखिए मैंने नीचे लिखा भी होगा, ट्रुथफुल सिनेमा, ठीक है। मतलब सच्चाई वाली फिल्म यहाँ पर दिखाई जाएंगी, रियलिटी वाली फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी। लाइक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे अगर किसी ने ना एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। अब डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनाई जा रही है वो एज इट इज, यानी कि वो जो रियलिटी है उसके ऊपर जो है फिल्म बनाई जाएगी, वो हो गया डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि रियलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ लाइफ, यानी रियलिटी वाली जो मूवी है वो दिखाई जाएंगी। अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, फिल्म न्योर। फिल्म न्योर मतलब हो गया, आपने, आपको पता है फिल्म न्योर मतलब क्या होता है, एक ऐसा डार्क सीक्रेट, यानी कि ऐसा डीप डीप, जैसे हम बोल सकते हैं ब्लैक डीप, ब्लैक डीप भी इसे कहा जाता है। और एक वर्ड और कहा जाता है, वो है डार्क मोड। 1940 से 50 का वह दौर जिस समय हॉलीवुड मूवीज जो है बनाई जाती थी, और उसमें जो है क्राइम हो गया, मिस्ट्री हो गई, या डेंजरस वुमेन टाइप की मूवीज बनाई जाती थी, जिसमें ना एक करेक्टर को रखा जाता था। और वो जो करेक्टर होता था, वो करेक्टर ही काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड करेक्टर होते थे वो, ठीक है। जिसमें हमेशा दुख हो गया, निराशा का माहौल हो गया, ये दिखाया जाता था। जैसे किरदार आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है, मतलब बीच के हो सकते हैं किरदार। आपको ऐसा लगेगा किरदार ना जो है वो बीच का है। जैसे एक फिल्म है डबल इंडिमिटी, और एक है द माल्टीज फैल्कॉन। क्या है, डबल इंडिमिटी और है द माल्टीज फैल्कॉन। इस तरीके की मूवीज होती हैं जो डार्क मोड में बनाई जाती है, ठीक है। गॉट इट। आई थिंक अब आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि अनार्चिस सिनेमा किसे बोलेंगे। अनार्चिस सिनेमा हो गया अथॉरिटेरियन एलिमेंट। चॉप्स की हो गया कि जिसमें मार्शल आर्ट दिखाई जाएगी। फिर सिनेमा वर्टे हो गया जो कि ट्रुथफुल सिनेमा है, यानी कि आपका रियलिस्टिक वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा फिल्म न्योर, यानी कि आपका एक ऐसा फिल्म स्टाइल जो कि एम्बिशियस सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर को हम कंफ्यूज स्टेट में पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। कौन से क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। दोस्तों आपको जो सीरीज है वो कैसी लग रही है, क्योंकि मैं ना यहाँ पे सीरीज इसलिए बना रही हूँ, जब जब मुझे टाइम लग रहा है मैं तब तक आप लोगों के लिए टाइम निकाल के, मैं चाह रही हूँ कि ये जून 2025 के जितने भी क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस तो असर्शन रीजन के होते हैं, जो लास्ट के 10 आते हैं वो तो क्या ही डिस्कस करना, लेकिन जो 140 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। अभी हमारा 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आगे की सीरीज हम चलाएंगे। जब जब मुझे टाइम लगेगा 10-10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहूंगी। और फिर इससे आप यहाँ से पढ़ के अपने एग्जाम के टाइम पे भी इसको देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। अब है पियानी फंड स्टडीज। पियानी फंड स्टडीज मतलब, पियानी फंड क्या होता है, ये स्टडीज इस तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये देखा जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है, रिसर्चर ये देखता है कि हॉलीवुड मूवीज जो दिखाई जा रही हैं उससे यूथ और चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी साइकी के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखने का काम जो है पियानी फंड स्टडीज में किया जाता है। अब इनका लिंक किससे होगा, मूवीज और सोशल एब्रीवेशन से। किससे, मूवीज से होगा और सोशल एब्रीवेशन से इसका लिंक होगा, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 84। देखो क्या लिखा है, व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरेटेड अक्रॉस पॉपुलेशन सेटिंग एंड टाइम इट इज रेफर्ड टू एज व्हाट।
वो कह रहा है कि जब पूरी की पूरी रिजल्ट आ जाता है और स्टडी हम कर लेते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड जो हम करना चाहते हैं, वट एवर जो हम रिसर्च करने बैठे हैं वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है अपनी रिसर्च में, और अब उसके आउटकम को लेके बात हो रही है, अब उसके रिजल्ट को लेके बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है रिलायबिलिटी। बिल्कुल सही। रिलायबिलिटी होता है कि जब हमने कोई एक्सपेक्टेशन लगाई है और वो एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल हो जाती है, तो वो चीज क्या है? वो चीज हमारी रिलायबल कहलाती है। अगर ना भी हो तब भी हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो चीज हमारी रिलायबल कहलाती है। यानी कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है रिजल्ट में। यानी कि आपने फर्स्ट टाइम दिया, फर्स्ट टाइम में आपका कुछ नहीं हुआ, नथिंग इज बेटर, मतलब कुछ नहीं मिला, पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो रहा है, तो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो आपको मिल रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट दिया, फिर आपका वही रहा, थर्ड दिया वही रहा, फोर्थ दिया कुछ नंबर से रुका, पांचवा दिया, इस तरीके से आपका चल रहा है। ठीक है, तो वो हो गया रिलायबिलिटी। अब रेप्लिकेशन मतलब हो गया कि एक ही इस चीज को बार बार पढ़ते रहना। जैसे हम ये यूजीसी नेट के अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट बार बार वही चीजें पढ़ते जा रहे हैं, तो वो रेप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कि आप जब रिसर्च करने बैठ रहे हो तो आप कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। सो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ओके। अब देखो, आपने रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग तो पढ़ा ही होगा। क्या क्या? रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो, रैंडम सैम्पलिंग उसे बोलते हैं जैसे कि आपका हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये किसके टाइप है? रैंडम सैम्पलिंग के। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। इसलिए सी डी ई इसका ऑप्शन हो गया। अब किस किस को ये नहीं पता कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, कन्वीनियंस क्या होता है, वो समझ लेते हैं। देखो, सिस्टमैटिक सैंपल वो होता है जो कि nth नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी क्लास की एक रो है जिसमें मैंने हर तीसरे नंबर के बच्चे को सिलेक्ट मैं कर रही हूँ, वो हो गया सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? क्लस्टर सैंपलिंग में हमारे पास ग्रुप होता है। अब ग्रुप कौन सा ग्रुप है? वो है हमारा होमोजीनियस वाला ग्रुप। कौन सा है? होमोजीनियस वाला ग्रुप है। अब होमोजीनियस वाले ग्रुप में से आप डाटा ले रहे हो, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करके आप, सॉरी, हेट्रोजीनियस से आप डाटा लेके होमोजीनियस में कन्वर्ट कर रहे हो। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब हो गया कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हर बच्चे हैं, यानी 83 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लोग सब जुड़ के यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ क्लस्टर सैम्पलिंग की, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपनी रिसर्च में लूंगी जो मास कम्युनिकेशन से हैं। अदरवाइज जो अलग सब्जेक्ट के हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। तो मेरे लिए कौन से बच्चे मैटर करेंगे? जो मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस से मैंने होमोजीनियस में सैम्पलिंग ले ली। क्लियर हो गया? अगला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को सर्च लेता है। मतलब कि अगर कोई रिसर्चर है, सपोज वो रिसर्च कर रहा है स्मार्ट वॉच के ऊपर, अब वो उन्हीं बच्चों को अपनी रिसर्च में लेगा जो बच्चे, जैसे अभी रिसेंट में जो यूथ है वो ज्यादातर मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फोन लैपटॉप्स इनका इस्तेमाल कर रहा है, तो इनको लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी होंगे उनको हम अपनी रिसर्च में लेंगे नहीं। तो एक रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग डाटा को सिलेक्ट करेगा। परपोजिव सैम्पलिंग में ये होता है अपने पर्पस के हिसाब से। लाइक यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक जज, जो रिसर्चर होता है वो स्पेसिफिक होके काम करता है। स्पेसिफिक होके, लाइक उसको चाहिए कि यार देखो कन्वीनियंस में तो ऐसा है कि वो इजीली अवेलेबल होता है डाटा, कि भाई वो मार्केट गया, उसने आपने देखा कि हाँ ठीक है, मुझे जो है ये इस तरीके का डाटा चाहिए था, मार्केट में गया, उसने देखा हाँ भाई है, मिल गया, उसको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो परपोजिव है इसमें थोड़ा सा
डिले होता है, मतलब पर्पस के हिसाब से ढूंढना कि लाइक हमको वो पर्पस चाहिए जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, अब उन बच्चों को ढूंढो। तो इस तरीके की दिक्कतें रहती है, उसको हम बोलते हैं परपोजिव सैम्पलिंग। ठीक है। कोटा सैम्पलिंग वो होती है जिसमें हम ना हम कास्ट, जेंडर, एज, इनके हिसाब से कोटा बना देते हैं, कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। कि लाइक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि यूजीसी नेट के एग्जाम में जितने बच्चे बैठ रहे हैं, सपोज मानो कि 15% मेल बच्चा बैठ रहा है, और बाकी के जो बचे 75% वो फीमेल बैठ रही हैं एग्जाम में। तो अब क्या हो गया, ये कोटा हो गया। अब उसमें से भी हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी कि जनरल कैटेगरी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, और बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कितने हैं। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी, तो वो आ जाएगा कोटा सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मास मीडिया आर मोर एजेंट ऑफ रेनफोर्समेंट देन कॉजर एजेंट ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड चेंज। वो कह रहा है कि क्या मास मीडिया की वजह से क्या बिहेवियर और एटीट्यूड वगैरह चेंज हो जाता है, क्या वो उसे रेनफोर्स कर देता है। बिल्कुल सही बात है, करता है नहीं है। अगर कोई खबर आसपास पहुंचती है मार्केट में, तो कैसा भूचाल मच जाता है। जैसे अभी पंजाब में देख लो, दिल्ली में देख लो, कैसे बाढ़ की स्थिति आ रखी है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग डर रहे हैं कि अरे यार जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। ठीक है ना, इम्पैक्ट डालता है। दूसरा बोल रहा है, द टास्क ऑफ मास मीडिया इज टू एक्सेलरेट सोशल ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल, सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है। तीसरा वो बोल रहा, अ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वर्क्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। वो कह रहा है कि जो ये स्ट्रैटेजी अपनाता है मीडिया, तो ये हर किसी के वर्ग के ऊपर काम लागू करता है, मतलब हर सर्कमस्टांसेस में लागू करेगा कि हर लोग इसे अपनाएंगे नहीं। क्योंकि एज पर द कंट्री के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीजें ढलती हैं। जैसे सपोज एक परिवार है, वो मानता है कि जो मीडिया जो भी चीजें पोर्ट्रे करता है, भाई वो टीआरपी कमाने के लिए करता है। तो उसकी कोई जो न्यूज है वो देखना ही पसंद अगर करेंगे, तो वो सोचेंगे यार वही चलता है, क्योंकि टीआरपी बनानी होती है मीडिया को। लेकिन उसके बगल में अगर कोई दूसरा सोसाइटी वाला है, तो वो कहता है यार कि जो भी न्यूज आती है तो वो अलर्ट हो जाता है, एकदम से अवेयर हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। तो हर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से न्यूज जो है वो गैदर की जाती है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो डी वाला ऑप्शन देखो, द मास मीडिया आर बोथ एंड इंडेक्स एंड एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो सोसाइटी है वो मास मीडिया की, जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोसाइटी क्या हो रही है। अम, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मास मीडिया आर बोथ एन इंडेक्स एंड एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन सोसाइटी। मीडिया एक तरफ मॉडर्नाइज की इंडिकेटर है और दूसरी तरफ चेंज का एजेंट भी है। बिल्कुल, मीडिया जो है चेंज भी करता है सोसाइटी को इंडेक्स की तरह। क्योंकि वो दो तरीके से काम करता है मीडिया जो है, वो दो तरीके से काम करता है। एक तो वो काम करता है इंडेक्स की फॉर्म में, एक करता है एजेंट की फॉर्म में। इंडेक्स बोले तो कि भाई डे डे की खबरें देता है। एजेंट बोले तो एजेंट में आ जाएगा कि कुछ लोग उसकी खबर पर मतलब इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं। ई वाला हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी इज द एसेंशियल प्री रिक्वाइस्ट रिक्विसाइट ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो आपका मॉडर्नाइजेशन की वजह से, मॉडर्निटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप होती है क्या मास मीडिया की वजह से। हाँ होती है, क्यों नहीं होती। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन इसका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर वन इसका सही होने वाला है। क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है वो सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है कि हर सर्कमस्टांसेस में यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होती है, स्ट्रैटेजी लगती है। मीडिया जो करता है वो हर फॉर्म में लगता है नहीं। सर्कमस्टांसेस की बात में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मैटर करेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87, अब देखो, सीबीसी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वॉज क्रिएटेड इन 2017। अब इसके अंदर जो चीजें इंटीग्रेट हुई हैं, किससे मिलकर जो सीबीसी है वो बना है, एक तो डीएवीपी यानी डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। दूसरा बना है फिल्म ऑफ फील्ड डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी। तीसरा बना है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, यानी कि ACD। इसका ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो जो डीएवीपी है ये आपका आ जाएगा 1955 में।
ठीक है। उसके बाद इसका काम, ये एक नोडल एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, लेकिन है क्या, नोडल एजेंसी है। दूसरा है डीएफपी, यानी कि ये जो इसका जो गठन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो 1953 का है। कब का है, 1953 का है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक कैंपेन इन आउटरीच इन रूरल रिमोट एरिया। ठीक है, यानी कि जो कैंपेन वगैरह लगते हैं ना रूरल और रिमोट एरिया में, इसकी बदौलत लगते हैं। ठीक है। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जो है, ये वही फोक वगैरह जो हमारे कल्चर वगैरह उसको दिखाने का काम करता है, 1954 में आया है। और जो पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1990 में आया है और ये ब्यूरो है यहाँ पर। ये जो है इसका फंक्शन नहीं है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का फंक्शन इसका नहीं है, इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। और ना ही इसका पब्लिकेशन डिवीजन है होगा, जिसका ईयर है 1949, 49 है, हाँ 49। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर और उसके एडिटर और उसके चीफ इन एडिटर हमें बताने हैं। देखो, द इंडियन एक्सप्रेस, ईयर क्या है, 1932। कब आया, जो है 1932 में आया। इसके चीफ एडिटर कौन है, राजकमल झा। कौन है, राजकमल झा। तो इसका हो गया ए का थर्ड। ए का थर्ड से हो गया सेकंड ऑप्शन। भाई हमारा तो आंसर हो गया है, सेकंड हो गया, लेकिन अब हमें आगे भी तो देखना पड़ेगा ना। द हिंदू, द हिंदू का ईयर क्या है, द हिंदू का है 1878। क्या है, 1878। और इसका जो एडिटर है वो है सुरेश कामनाथ। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, कामनाथ लिखा है और लेकिन वो नामनाथ है, नामनाथ है। ठीक है। अब है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ईयर है वो है आपका 1838 है। ठीक है, वो 78 है हिंदू का और टाइम्स ऑफ इंडिया का 38 है। अब 38 है तो इसके वो कौन है एडिटर, इसके हैं आपके पंकज दोवाल। कौन है, पंकज दोवाल। तो सी का 4 हो गया। अब द हिंदुस्तान टाइम 1924 है। अब 1924 है, इसका जो एडिटर इन चीफ है वो कौन है, सुकुमार रंगनाथन। कौन है, सुकुमार रंगनाथन। ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना पढ़ के चलो, अच्छे से करके चलो। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89। क्या है, क्वेश्चन नंबर 89। अब किसी को ये पता है बेसिक डिफरेंस, जो आपने डिफेमेशन, यानी डिफेमेशन हो गया मान हानि, जो सेक्शन नंबर 499 के अंदर आता है, तो उसके अंदर दो केस आते हैं, लाइबल और स्लैंडर का। लाइबल वो होता है जो वर्ड रिटर्न में लिखे रहते हैं। रिटर्न बोले तो, एक सेकेंड, जो वर्ड रिटर्न में लिखे होते हैं। रिटर्न बोले तो, रिटर्न बोले तो कि जो वर्ड किसी ने कहे और उसको लिख दिया, या किसी ने लिख दिया उस वर्ड को, बता दिया, तो वो आपका लाइबल होता है। और याद रखना, जो स्प्लेंडर होता है वो होता है आपका स्पोकन वर्ड। ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो लाइबल डालता है, स्पोकन आपका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है डिफेमेटरी मटेरियल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। बिल्कुल सही बात है, थर्ड पार्टी की वजह से तो होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कम्युनिकेट करके लिख देती है और लाइबल के केस में आ जाएगा। दूसरा वो कह रहा है देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही वो कम्युनिकेट करते हैं। प्लांटिफ मतलब होता है वादी। क्या होता है, वादी। अब वो बोल रहा है प्लांटिफ इज आइडेंटिफाइड बाय नेम और अदरवाइज। देखो, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर या तो उसका नाम दे दिया जाता है या उसकी पहचान, थोड़ा बहुत आइडेंटिटी बता दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेंटिफ है उसकी रेपुटेशन हर्ट होती है। फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। पांचवा है द डिफेमेटरी स्टेटमेंट वॉज पब्लिश्ड विद नेग्लिजेंस। बिल्कुल सही। डिफेमेटरी जो स्टेटमेंट होती है वो जो है, उसकी वजह से क्या होता है, नेग्लिजेंस जो है वो पनपता है। अब क्योंकि देखो, सब चीजें ना गलत सलत भी छापी जाती हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABCDE, यानी कि सारे ही ऑप्शन इसमें जो है एलिमेंट के कैटेगरी में आएंगे लाइबल की। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो।
ठीक है। तो आप जो ये वीडियो है ना, इसको बार बार देखना, मैं बता रही हूँ, जितने भी मैंने सीरीज, बूस्टर सीरीज चलाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द जोशी वर्किंग ग्रुप फॉर सॉफ्टवेयर फॉर दूरदर्शन। आप देखो वो कह रहा है कि किसकी रिकमेंडेशन में जो जोशी कमेटी आई थी, वो कौन सी चीज को रिकमेंड करती थी। अब देखो वो रिकमेंड क्या करती थी, नेशनल दूरदर्शन काउंसिल को। उसका काम क्या था, सॉफ्टवेयर वगैरह दे बनाना। किसके सॉफ्टवेयर, दूरदर्शन, नेशनल दूरदर्शन के सॉफ्टवेयर बनाना। और जोशी कमेटी आई कब खुद थी, 1982 में, 12-13 लोगों की मेंबर्स की कमेटी थी ये। ठीक है। और 1982 में आई थी, और इसीलिए इसका जो रिकमेंडेशन थी, वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्रिएशन ऑफ नेशनल दूरदर्शन काउंसिल को क्रिएट करने की बात की गई थी। ठीक है। ओके, सो दिस इज इनफ, और थैंक यू फॉर वेरी मच। और इसी तरीके से सेशन को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो आएगी, अब आएगी आपकी 91 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन को लेके। जब टाइम होगा तब पोस्ट कर दी जाएगी। आप शेयर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, टेक केयर, एंड बाय बाय।